आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, जिनका भी अगर माइनर पेपर होगा BBMK यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, तो याद रखिएगा उनका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहला यूनिट से है, वैश्वीकरण के अर्थ की विवेचना करें। या फिर यही क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के प्रति भारतीय दृष्टिकोण का वर्णन करें। या इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, इसके अर्थ को बताइए, विशेषता को बताइए, या फिर इसके प्रभाव के बारे में बताइए। सारे क्वेश्चन में आपको यही आंसर यहाँ पर लिखना है जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए पढ़ने में तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्ट वीडियो नहीं है। ठीक है, आपको समझना होगा। सबसे पहले समझते हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। अगर आपको अपनी लैंग्वेज में समझाओ कि ये वर्ड होता क्या है तो समझिए ध्यान से। जैसे कि भारत एक देश, एक राष्ट्र है, और ये जो देश है, जब से देश आज़ाद हुआ है, आज़ाद होने से पहले तो यहाँ पर अंग्रेज का शासन था और यहाँ पर अंग्रेज क्या कर रहा था, व्यापार कर रहा था। लेकिन उससे क्या भारत को बेनिफिट था? नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या रणनीति लाई गई भारत देश के अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए। तो जो भारत देश है वह दूसरे अन्य राष्ट्रों से, यानी पूरे विश्व के स्तर पर चीन से, जापान से या फिर दूसरे राष्ट्र से क्या करने लगे, व्यापार के दृष्टि से एक दूसरे के जगह पर वैश्विक संबंध बनाने लगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि यहाँ का जो भी प्रोडक्ट है, भारत में जो भी चीज़ें बनेगी वो यहाँ पर भेजेंगे, इससे भारत का फायदा होगा। और भारत में जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों से भारत में उसकी पूर्ति की जाएगी। कहने का मतलब है पूरे विश्व के स्तर पर अगर हम लोग अर्थव्यवस्था के साथ अगर एकीकरण कर रहे हैं पूरे विश्व के स्तर पर किसी भी राष्ट्र का, जैसे हमारा भारत देश भी है, तो उसी को कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, पूरे विश्व के स्तर पर सारे विश्व एक हो जाएंगे। लेकिन एक होने का मतलब क्या है? जैसे अभी बोलते हैं अखंड भारत, यानी जैसे पहले अफगानिस्तान भी भारत में ही था, पाकिस्तान भी भारत में था, बांग्लादेश भी भारत में था। अगर हम यहाँ पर बोल देंगे कि भारत का एकीकरण, तो इस जगह पर ऐसा नहीं होगा कि सभी चीज़ एक हो जाएगी। वैश्वीकरण का मतलब हो गया कि पूरे विश्व के स्तर पर अर्थव्यवस्था के तौर पर एकीकरण होना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वर्ड आप लोग समझ गए होंगे। यह एक बहुआयामी पहलू है, और ये जो आपका वैश्वीकरण है ये बहुत आयामी पहलू है। क्यों? क्योंकि भाई इससे क्या होता है ना, एक देश दूसरे देश से अर्थव्यवस्था के तौर पर, व्यापार के तौर पर संबंध स्थापित करता है। ठीक है, यह कई रणनीतियों के संग्रह का परिणाम है जो दुनिया को अधिक परस्पर निर्भरता और एकीकरण की दिशा में बदलने के लिए निर्देश भी करता है। इसमें नेटवर्क का निर्माण और सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक बाधाओं को बदलने वाले कार्य भी शामिल है। देखिए अगर एक देश दूसरे देश के साथ अगर संबंध बनाता है, ठीक है, वो एक होता है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, तो कहीं ना कहीं उसको नेटवर्किंग की जरूरत है। नेटवर्किंग कहने का मतलब है सूचना का आदान प्रदान, तभी ना आप व्यापार कर पाओगे। ठीक है, तो नेटवर्क का निर्माण, और कहीं ना कहीं इससे आपके सामाजिक और आर्थिक और साथ ही साथ भौगोलिक बाधाओं को भी बदलने में यह कार्य शामिल है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कार्य भी शामिल है। वैश्वीकरण इस तरह से संबंध बनाने की कोशिश करता है कि भारत में होने वाली घटनाओं को दूर पर होने वाली घटनाओं से निर्धारित किया जा सकता है। या फिर अगर दूसरे शब्द में अगर आप समझे, तो दूसरे शब्द में इसको कह सकते हैं कि वैश्वीकरण सार्वभौमिक रूप से लोगों, निगमों और सरकारों के बीच बातचीत और मिलन का तरीका है। तो वही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी वैश्विक स्तर पर अगर आप एकीकरण करोगे किसी दूसरे विश्व के साथ, तो इसके लिए आपको लोगों के साथ, निगमों और सरकारों के बीच बातचीत और मिलन करना ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैश्वीकरण। अब यहाँ पर आपको आंसर लिखना है कि वैश्वीकरण के प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए यही पूछा गया ना कि वैश्वीकरण के प्रति भारतीय दृष्टिकोण का वर्णन करें। तो यहाँ पर आपको पॉइंट में देना है, उसके बाद अंडरलाइन करना, उसके बाद यहाँ पर नीचे आंसर लिखना है कि विश्व के अन्य नवोदित कहने का मतलब जो भी नए, हाल ही में जो राष्ट्र नए नए बने हैं या फिर आज़ाद हुए हैं, तो नए राष्ट्रों की तरह भारत भी राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्निर्माण हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। भारत भी चाहता है कि हमारा राष्ट्र भी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आगे बढ़े और फिर से नया निर्माण हुए समाज में। ठीक है, और इसके लिए वह हमेशा प्रयत्नशील कर रहा है, भारत प्रयास कर रहा है। भारत की भी अपने विकास हेतु नवीनतम तकनीक, नए नए तकनीक ला रहे, उपकरण, नई मंडियों,
बाजार व्यवस्था के लिए एवं वित्तीय प्रबंध की भी आवश्यकता रही है भारत को। तो ये सारे चीज वह क्या कर रहे हैं, भारत प्रयत्नशील कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक है, भारतीय नेताओं ने यह भी अनुभव किया है कि इस हेतु यानी इसके हेतु नई विश्व व्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यानी देखिए, वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि आप किसी भी विश्व के स्तर पर विश्व व्यवस्था में भी आपको सामंजस्य स्थापित करना भी जरूरी होता है। यही कारण है कि 1947 के बाद से ही भारत निरंतर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के लोकतांत्रिकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की पुनर्संरचना के लिए प्रयत्नशील है। साथ ही विभिन्न राष्ट्रों के साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण हेतु प्रयास कर रही है। यानी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये लिखिएगा कि 1947 के बाद से ही जो भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या फिर सामाजिक हो, सभी जगह पर पुनर्संरचना के लिए प्रयास कर रही है। विभिन्न राष्ट्रों के साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का भी वह प्रयास कर रही है। सामाजिक तौर से भी हम लोग विश्व में एक हो जाए और सांस्कृतिक तौर से भी। ठीक है, वैश्वीकरण विभिन्न देशों के मध्य, जो वैश्वीकरण है वो कई देशों के जो बीच है ना, वो श्रम, पूंजी या फिर तकनीक, ज्ञान एवं कच्चे माल के बिना किसी व्यवधान के आयात व निर्यात का समर्थन करता है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि एक विश्व से दूसरे विश्व में आप श्रम या फिर पूंजी या फिर तकनीक, ज्ञान या फिर कच्चा माल, उसका आयात या फिर निर्यात ये समर्थन करता है। मतलब ये चीज़ सारे की चीज़ होते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ तक पूंजी को ले जाया जाता है, या फिर श्रम को ले जाया जाता है, या फिर तकनीक को, या फिर कच्चे माल को, ये सारे चीज़ को एक विश्व से दूसरे विश्व में लाया जाता है या फिर वहाँ पर भेजा जाता है। ठीक है, और इसका समर्थन वैश्वीकरण बिल्कुल करता है। आगे यहाँ पर देखिए, प्रक्रिया में यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में नाम मात्र के शुल्क, बहुत ही कम रेट में अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। और इसके अलावे सूचनाओं, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विचारधाराओं का भी आदान प्रदान करते समय समस्त यानी पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में परिवर्तन करने का भी प्रयास किया जाता है। वैश्वीकरण के समर्थकों के अनुसार, यानी जो वैश्वीकरण के समर्थक है उसके अनुसार, इस व्यवस्था के अंतर्गत पूंजी निर्माण की समस्याओं से विकासशील एवं पिछड़े देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मध्य से निवेश बढ़ाया जा सकता है। यानी इससे क्या हो सकता है, वैश्वीकरण से, इसके समर्थन से, इसमें जो भी पूंजी निर्माण की जो समस्या है, बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पर वह बड़े मात्रा में उनके पास अर्थव्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वह पूंजी निर्माण नहीं कर पाती है। और इस समस्या से विकासशील एवं पिछड़े देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मध्य क्या हो सकता है कि निवेश बढ़ाया जा सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या होता है कि जैसे भारत में ही बहुत सारे चाइना कंपनी पहले थे, तो वो क्या थे, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, वो भारत में निवेश किए और यहाँ पर भारत में जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी उनका यहाँ पर उन्होंने उत्पादन किया और यहाँ पर उनका व्यापार किया। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि पूंजी निर्माण की जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मध्य में निवेश बढ़ाया भी जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ उच्च शिक्षित एवं प्रशिक्षित श्रम विद्यमान है, उसके लिए विकासशील देशों में रोजगार की अच्छी संभावनाएं भी हो सकती है। स्वाभाविक बात है, वैश्वीकरण से क्या होता है, वैश्वीकरण से दूसरे देश की अगर कंपनी हमारे देश में भी अगर आएगी या फिर हमारे ही देश की अगर कंपनी दूसरे देश में जाएगी, तो स्वाभाविक बात है हमारे देश में बहुत सारे लोग शिक्षित है, ठीक है, और साथ ही साथ श्रम और विद्वान भी है, यानी स्किल पूर्ण भी है, तो उनको भी रोजगार मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगले टॉपिक पर आंसर देखिए, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना पॉलिटिकल साइंस का, ये सारे टॉपिक बहुत ही टफ है, टफ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगला टॉपिक है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, कि क्या क्या प्रभाव हुआ वैश्वीकरण से भारत में। तो बहुत सारे, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ये टॉपिक आपने लिखा, बहुत सारे लिख सकते हो कि यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, विश्व के स्तर पर संबंध स्थापित हुआ, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के स्तर भी संबंध यहाँ पर स्थापित हुआ, और साथ ही साथ व्यापार की दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि पूरे विश्व में भारत के साथ संबंध स्थापित हुआ। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो खुद से भी लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर देखिए कि भारत उन देशों में से एक है जो वैश्वीकरण की शुरुआत कार्यान्वयन के बाद महत्वपूर्ण रूप से सफल हुआ। कहने का मतलब ये इतना टफ वर्ड मत लिखिएगा, लिख दीजिएगा कि भारत उन देशों में से एक है जो वैश्वीकरण की शुरुआत और इसके कार्य के बाद, ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से सफल हुआ। बिल्कुल वैश्वीकरण जो है ना वो भारत में बिल्कुल सफल हुआ है। देखिए, अगर आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में आप देखिएगा एक फ़ोन में जो भी सामान है वो एक कंपनी नहीं बनाती है। ठीक है, मुझे तो नॉलेज नहीं है, आपको बेटर नॉलेज होगा। स्क्रीन है वो कहीं ना कहीं अलग बनाते हैं कंपनी वाले, उसी तरीके से अलग अलग कंपनी अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं। क्या सारे कंपनी भारत के हैं? बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं इस वैश्वीकरण व्यवस्था के द्वारा ही ना वो सारे कंपनियां भारत में निवेश किए और एकीकरण हुए और इसके बाद हमें इसका लाभ भी मिला। तो वही यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, महत्वपूर्ण सफल हुआ। देश में कॉरपोरेट जो प्राइवेट कंपनियां उसको कॉरपोरेट बोला जाता है, तो देश में कॉरपोरेट, रिटेल और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी विदेशी निवेश की वृद्धि जबरदस्त हुई।
और इसका सामाजिक, मौद्रिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। हाल के वर्षों में परिवहन यानी यातायात वाला जो है और सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार के कारण वैश्वीकरण भी बढ़ा है। सूचना प्रौद्योगिकी कहने का मतलब है, पहले हम लोग सूचना मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी भी खबर को पहुंचाना हो तो पुराने चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन वैश्वीकरण होने से क्या हुआ कि हम कॉरपोरेट यानी कंपनियां निवेश की और इसके द्वारा हमें आज 5G मोबाइल है, मेरे पास इंटरनेट है, तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ सूचना प्रौद्योगिकी में ही सुधार है ना, और इसके कारण वैश्वीकरण भी बढ़ रहा है। बेहतर वैश्विक तालमेल के साथ वैश्विक व्यापार, विश्व के स्तर पर जो व्यापार होती है, सिद्धांतों और संस्कृति का विकास भी होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भारत में वैश्वीकरण। देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है ना, ये सिंपल वर्ड में है, वैसे मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो टॉपिक है वैश्वीकरण के प्रति भारत के दृष्टिकोण, दोनों सेम ही है, लेकिन कोशिश कीजिएगा दोनों लिख दीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों टॉपिक लेकर आया हूँ। तो भारत में वैश्वीकरण को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण, देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला लाइन यहीं से होना चाहिए था, आप ऐसे छोड़ कर मत लिखिएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण के बाद भारतीय समाज में भारी बदलाव आ रहा है। ठीक है, यानी भारत में शहरीकरण और वैश्वीकरण के बाद भारत के जो समाज है उसमें भारी बदलाव आ रहा है, वो तो आप सभी के आंखों के सामने है। अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे के निर्माण में आर्थिक नीतियों का भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आगे आपका सरकार द्वारा स्थापित और प्रशासित आर्थिक नीतियों ने भी समाज में बचत, रोजगार, आय और निवेश के नियोजन स्तर में भी आवश्यक भूमिका निभाई है। और क्रॉस कंट्री संस्कृति कहने का मतलब है एक देश से दूसरे देश में अगर आप अपनी संस्कृति को फैला रहे हो, ठीक है, तो वही आपका क्रॉस कंट्री संस्कृति है। ठीक है, तो क्रॉस कंट्री संस्कृति भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण प्रभावों में भी एक है, इसका प्रभाव है। जैसे कि वैश्वीकरण होगा तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे जिस विश्व से आप वैश्वीकरण कर रहे हो तो उस विश्व का भी आप ये क्या बोलते हैं उसको, संस्कृति को कहीं ना कहीं अपनाओगे, सीखोगे, है ना। जैसे कि अंग्रेज यहाँ पर आया तो हम लोग पैंट शर्ट जो पहनते हैं क्या हमारी संस्कृति है? बिल्कुल नहीं। तो वही आपका क्रॉस कंट्री संस्कृति, ये कहीं ना कहीं प्रभाव है वैश्वीकरण का। ठीक है, और इनसे सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सहित देश के कई पहलुओं को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। और यही कारण है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक या राजनीतिक और देश के जितने भी पहलू हैं सभी में ये बदलाव कर दिए हैं। ठीक है, हालांकि वैश्वीकरण का जो मुख्य कारक है वो आर्थिक एकीकरण है, यानी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ही हम क्या होते हैं, वैश्वीकरण करते हैं, वैश्विक स्तर पर एक होते हैं। हमने बताया था शुरू में डेफिनेशन में इसका, लेकिन इसके अलावे भी आपका सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर भी हम लोग एक हो जाते हैं, क्रॉस कंट्री संस्कृति का हो जाता है ना। तो एकीकरण की मुख्य कारक है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी अधिकतम योगदान देता है। अब भारत में वैश्वीकरण के क्या क्या लाभ है आपके सामने है, ये भी पॉइंट्स अगर भूल जाओगे तो वो चीज़ खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट्स बनाकर देखिए। यहाँ पर रोजगार में वृद्धि हुई, विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवसर के साथ उपलब्ध नई नौकरियों की भी संख्या में वृद्धि हुई। भारत में निर्यात प्रसंगन क्षेत्र जैसे कि आपका EPZ केंद्र को भी शामिल करना हज़ारों लोगों को रोज़गार देना बहुत उपयोगी है। यानी जो यहाँ पर लाइनें समझ में आ रही है वही आपको लिखना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिएगा। कि रोज़गार में वृद्धि हुई, इसके बाद अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ, नौकरियों में वृद्धि हुई, भारत में हज़ारों लोग रोजगार के भागीदारी हुए, ऐसे ऐसे आपको कुछ चीज़ें लिख देनी है। भारत में एक और अतिरिक्त कारक सस्ता श्रम, साथ ही साथ यहाँ पर आपको सस्ते श्रम भी यहाँ पर उपलब्ध हुए। और यह सुविधा पश्चिम की बड़ी कंपनियों को अन्य क्षेत्रों से कर्मचारियों को आउटसोर्स करने और अधिक रोजगार पैदा करने के लिए प्रेरित करती है। मुआवजे में वृद्धि हुई, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है मुआवजे में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के बाद विदेशी कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले कौशल और ज्ञान के कारण घरेलू कंपनियों की तुलना में मुआवजे के स्तर पर भी वृद्धि हुई। यह अवसर प्रबंधन संरचना में भी बदलाव के रूप में भी उभरा है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए उच्च जीवन स्तर आपका यहाँ पर हुआ, यानी जो जीवन स्तर है वो कहीं ना कहीं उच्च हो गया। वैश्वीकरण के प्रकोप के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यक्ति के जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई। यह परिवर्तन किसी व्यक्ति के क्रय व्यवहार से अधिसूचित होता है, विशेषकर उन लोगों के साथ जो विदेशी कंपनियों से जुड़े होते हैं। इसलिए कई शहर व्यवसाय विकास के साथ साथ बेहतर जीवन स्तर के दौर से गुजर रहे हैं। आपको कुछ नहीं समझना, यहाँ पर मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए। रोजगार में वृद्धि अपनी लैंग्वेज में लिख देना है कैसे हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला मुआवजे में वृद्धि, इसके बाद अगला पॉइंट है उच्च जीवन स्तर। बस उसके बाद आपको ये चीज़ लिख देना है अपनी लैंग्वेज में या फिर इसी को आपको डिफाइन कर देना है। और जितना हो सके, जैसे मैंने यहाँ पर आपको 3-4 लाइन बताया,
कोशिश कीजिएगा खुद से 5 से 6 लाइन ऐड करने के लिए। आप लोग सवाल करते कितना पेज लिख सकते हो, जितना आपको बताते हैं उतना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ टॉपिक के क्वेश्चन के आंसर को। बस आप चाहो जितना लिख सकते हो, कम से कम मैक्सिमम 6 से 7 पेज भी लिख सकते हो, तो जितना हो सके उतना आप लिख सकते हो। लास्ट में आपको आंसर खत्म करने के लिए निष्कर्ष लिखना होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंक्लूजन। तो ऊपर दिए गए कथनों द्वारा वैश्वीकरण की विवेचना विस्तार से हम लोग कर सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप सारा आंसर लिखिएगा। कभी भी आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा। और नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।